बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए इंग्लिश की जो पोएम्स हैं उसमें से पोएम नंबर 3 पे बात करेंगे। तो आए वाइट बोर्ड पर चलते हैं। वाइट बोर्ड पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इधर भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखा है और इधर भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखा है। इधर मैंने टेक्स्ट लिख दी है उस पोएम की सॉरी, और ये मैंने इस पोएम का सारा अंदरूनी जायजा यानी जो उसकी इनर स्टडी है पोएम की, उसके अंदर क्या मौजूद है वो डिस्कस किया है। तो आए चलते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसका जो इनर पार्ट है पोएम का वो वाला। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के मंसूबे, इस नज़म का नाम है। इस नज़म के को लिखा गया है खुद एहतसाबी के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। खुद एहतसाबी यानी खुद अपनी इस्लाह करना, अपने अंदर से कमियों कमजोरियों को दूर करना, अपने बारे में सोचना वगैरह वगैरह। अच्छा, ये नज़म लिखी है एलिजबेथ स्वेल ने, और एलिजबेथ स्वेल एक रियलिस्ट है। चीज़ों को, मामलात को और हालात को और सोचों को ये हकीकत पसंदाना अंदाज से देखने की कायल है, और चीज़ों की जो हकीकत होती है, रियलिटी है, उसके ऊपर ये बात करती है। तो ये रियलिस्ट है और एज अ रियलिस्ट उसने इस नज़म में खुद एहतसाबी की बात की है। जैसे कि इसके टाइटल में लिखा हुआ है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। जब नया साल आता है तो नए साल की आमद पे अब आपको पता है कि इस दौरे हाजिर में बड़ी स्पेशल एक्टिविटीज की जाती हैं। तो अच्छा, इन स्पेशल एक्टिविटीज में जो सबसे पहले फिजिकल का पॉइंट और स्पिरिचुअल का पॉइंट मैंने लिखा, पहले मैं आपको इसके हवाले से बताता हूँ। जब नया साल आता है तो फिजिकली हमने देखा है कि लोग बहुत सी नई चीजें करते हैं। मिसाल के तौर पे अपना पुराना घर जो है उसको तब्दील करते हैं, नए घर में जाना पसंद करते हैं। फिर उसके अलावा कार, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जिसमें कार है उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। फर्नीचर घर का जो पुराना टूटा फूटा होता है, नए साल की आमद पे जो खुशी होती है ना उनको, उसकी वजह से घर का फर्नीचर तब्दील करते हैं। फिर पार्टीज मुनक्कद की जाती हैं और उन पार्टीज में मुख्तलिफ चीज़ें इंजॉय की जाती हैं, और वो उसके साथ साथ जिसमें ड्रिंकिंग एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर एक बड़ी आम सी चीज़ है। एंड ड्रेसेस, नए लिबास जो हैं वो खरीदे जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चे भी नए साल की आमद पे नई बुक्स, नए बैग्स और नए यूनिफॉर्म्स खरीदते हैं। ये भी एक बड़ी एक्टिविटी होती है नए साल की आमद पे। उसके बाद मैरी मेकिंग यानी खुशियाँ मनाना, ये भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो कि लोग नए साल की आमद पे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इस नज़म का, चूंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि खुद एहतसाबी है, शायरा अपने अंदर की खुद एहतसाबी, अपने अंदर की इस्लाह, अपने आप को अंदर से साफ करना चाह रही है। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने लिखा है कि सच जो है नए साल की आमद पे कोई भी ये इरादा अहद नहीं करता कि वो सच बोलेगा, कोई भी ये इरादा नहीं करता कि वो बर्दाश्त करेगा, कोई भी इरादा नहीं करता कि वो ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी, झुकाव और अपनी तबीयत मजाज शख्सियत में झुकाव रखेगा। रेजोल्यूशंस, कोई इरादा करेगा मजबूत अपनी रूह की सफाई के लिए, अपनी खुद एहतसाबी के लिए, अपनी ज़ात में से कमियां और कमजोरियां दूर करने के लिए। फेथ, अपने अकीदे को, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कोई इसमें एफर्ट्स नहीं की जाती। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं एज ए इंसान। चूँकि हम माशरे में रहते हैं और माशरे में रहते हुए एक बड़े मशहूर मुफक्कर का ये कहना है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो माशरे में रहते हुए ही कामयाब हो सकता है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं होता। ये कुछ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं और ये कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये नज़म खुद एहतसाबी के बारे में है, अपने आप को रूहानी तौर पे अपने आप को साफ करने के बारे में है, अपनी सफाई करने के बारे में है। अच्छा, नए साल की आमद पे ये वाली चीज़ें तमाम लोग, हमने देखा है मीडिया पे बड़ी कसरत के साथ हमें नए साल की जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसमें आतिशबाजी होती है, उसमें होटल्स की बुकिंग होती है, उसमें लोग बहुत कुछ करते हैं। मतलब अनडिस्क्राइबेबल एक्टिविटीज़ जो है नए साल की आमद पे लोग उनको इंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने इस पॉइंट में, इस रॉ में ये देखिए आपने, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो शायरा नए साल की आमद पर जो है उसने अपने पिछले सालों की ज़िंदगी का जब जायज़ा लिया तो पिछले सालों की ज़िंदगी में शायरा को कुछ कमियां नजर आई अपनी ज़िंदगी में, जिनको वो इस नए साल की आमद पर नए मंसूबे बना के तो उनको दूर करना चाहती है। मिसाल के तौर पे शायरा कहती है कि मिसट्रस्ट यानी बदएतमादी,
का मेरे अंदर एक मेरी कैफियत थी, एहसास था, मैं उसको अपनी जो मेरी पिछली ज़िंदगी में था मैं अब उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। डेफिशिएंसीज, मेरी ज़िंदगी में कुछ कमियां थी, शायरा का ख्याल है कि मैं उन कमियों को भी दूर करना चाहती हूँ। मिसबिहेव, मेरे से पिछले सालों में कई लोगों के साथ मैंने मिसबिहेव किया, चीटिंग की, मैं अब वो नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद लेम एक्सक्यूजेस, ऐसे ही बिला वजह मैंने झूठे बहाने बनाए अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर से जिनमें मैं दिल लगा के काम नहीं करना चाहती थी, तो मैं वहाँ पे लेम एक्सक्यूजेस दे दिया करती थी। केयरलेसनेस, मैं लापरवाही का भी शिकार थी। और उसके बाद शॉर्ट कमिंग्स, जो मेरी खामियां थी, मैं उनको भी दूर करना चाहती थी। रॉन्ग्स, कुछ बहुत से मैंने, हर इंसान जानता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत करता ही है, जिसका पछतावा उसकी रूह को बेचुभन की सूरत में उसको महसूस होता रहता है। डाउट्स, सिंस यानी गुनाह, डाउट्स शक व शुबहात, फियर्स खदशात, खौफ व खदशात, फिर मिसकंसेप्शंस गलत किस्म के तसव्वुरात, वीकनेसेस कमजोरियां, और मिसडीड्स और जो गलत काम, ये सारी चीजें अगर हम शायरा ये कह रही है कि मैं पिछले सालों में जब ये चीजें करती रही हूँ या मेरे से होती रही हैं, तो मैं अब इनको नए साल की आमद पर बिल्कुल छोड़ देना चाहती हूँ। अपनी रूह के ऊपर लगे हुए इन दब्बों को धोना चाहती हूँ, साफ करना चाहती हूँ, प्योरीफाई करना चाहती हूँ, खालस बनाना चाहती हूँ। तो ये एक इसका अंदरूनी जायजा है। मैं एक मतलब फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करता हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अपनी खुद एहतसाबी के बारे में है, यानी अपने अंदर को, अपनी रूह को, अपने अंदर के एहसास को, अपने दिल को, दिमाग को साफ करने के हवाले से है। ये नज़म जो है ये फिलोसॉफिकल सी पोएम है, सेल्फ एनालिसिस के बारे में है, यानी कि खुद अपने आप का तज्जिया लेना, खुद अपनी ज़ात की किताब को पढ़ने के बारे में ये नज़म है। ये नज़म बाकी नज़मों से थोड़ी सी हटके है, चूंकि ये स्पिरिचुअल है, ये हमें अखलाकियात भी सिखाती है वगैरह वगैरह। तो ये था एक इसका एक इनर जायजा। अब हम चलते हैं इस नज़म की टेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि शायरा हमें टेक्स्ट में हमारे साथ क्या शेयर करती है, और वो 3 कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो नए साल की आमद पे शायरा ने बनाए हैं। तो आए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेसन नंबर 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के मंसूबे, इसका पहला मंसूबा जो है वो डिस्कस करते हैं। शायरा कहती है कि आई विल ड्रेन, मैं पीऊंगी। ड्रेन का मतलब यहाँ पे पीने की सेंस में है। आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, मैं पीऊंगी लंबे घूंट ऑफ क्वाइट, खामोशी। मैं खामोशी के लंबे घूंट पीऊंगी, यानी ये जो इसका पहला रेजोल्यूशन है वो खामोशी के बारे में है। और खामोशी के बारे में बड़ा मशहूर मुहावरा आपने भी सुना होगा कि कहते हैं कि स्पीकिंग इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। खामोशी पैगंबरों का शेवा है, खामोशी में सुकून है, खामोशी में आराम है, खामोशी में तस्कीन है, खामोशी में आप अपना जायजा ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपना मुतालिया करने के लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो रिपीट करते हैं। आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट ऑफ क्वाइट, मैं खामोशी के लंबे घूंट पीऊंगी, एज परगेशन, ताकि मेरी सफाई हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक सतही सा तर्जमा है, जिसमें से हमने इसका रेजोल्यूशन जो है नए साल की आमद में वो निकाल लिया है, वो है खामोशी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो उसका रेजोल्यूशन है खामोशी के हवाले से। अब इसके कुछ गहरे मानियों की तरफ चलते हैं। ड्रेन का मतलब नाली होता है, लॉन्ग ड्राफ्ट लंबे घूंट, ऑफ क्वाइट खामोशी के, एज अ परगेशन, ताकि मेरी सफाई हो जाए। अच्छा, इसके डीपर मीनिंग्स में सबसे पहले ये बताऊंगा कि ड्रेन नाली को कहते हैं, और लॉन्ग ड्राफ्ट्स की जहां तक बात है तो यहाँ नाली से मुराद ये जो इंसान के यानी उसकी नेक में या गले में उसके ये जो पाइप्स होते हैं जो नीचे आगे इंसान की बॉडी के अंदर तमाम सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, इनको उसने नाली कहा है। और सेकेंडली लॉन्ग ड्राफ्ट्स, अगर आप पानी, सिरप, दवाई, जूस, शेक्स, इन तमाम किस्म के लिक्विड्स को अगर आप एक एक गिलास में डाल के रखें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें वाइन एक ऐसा लिक्विड है, शराब एक ऐसा लिक्विड है जो हम बहुत लंबे घूंट में पीते हैं, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। तो इसी कड़वाहट के लिए अगर हम क्वाइट की जगह पे यहाँ वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझ आएगी। आई विल ड्रेन, मैं पीऊंगी लॉन्ग ड्राफ्ट लंबे घूंट, जैसे मैंने बताया तमाम लिक्विड्स में से, तमाम पानी नुमा चीज में से,
सबसे लंबा घूंट वाइन और शराब का होता है, तो यहाँ उसने शराब पीने की भी बात की है, ऑफ क्वाइट, लेकिन यहाँ शराब वो खामोशी की पी रही है। अगर हम इसको वाइन करते हैं, आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉप्स ऑफ वाइन, तो मैं पीऊंगी यानी इन पाइप्स में, ड्रेन नालियों में उंडेलूंगी लंबे लंबे घूंट शराब के। अच्छा, वो शराब पीना नहीं चाह रही, लेकिन यहाँ बता ये रही है कि नए साल की आमद पर शराब पीना एक आम आदत है, हर तकरीब में तकरीबन इसको पेश किया जाता है और लोग इससे लुत्फअंदोज होते हैं। तो ये तो इसके डीपर मीनिंग्स में शराब पीने की तरफ भी इशारा है, और वो इशारा हमें लॉन्ग ड्रॉप्स के वर्ड से मिलता है। लंबे घूंट जो कि मैंने बताया लिक्विड के होते हैं, वो शराब होती है। ड्रेन नाली, नाली की जो हमारे पाइप्स हैं गले में, इनकी तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, एज परगेशन, ताकि मेरी सफाई हो जाए। अच्छा देखिए, जब हमारे हाथ वगैरह या बाजू वगैरह या कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है या गंदी हो जाती है, तो उसको साफ करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हाथ वगैरह की सफाई या कपड़े वगैरह की सफाई के लिए क्लीनलीनेस, कि उसको क्लीन करना या वॉश करना। ये क्लीन और वॉश करने का वर्ड बैरूनी सफाई यानी किसी चीज़ की करनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमारी रूह में कोई धब्बा लगा हो, हमारी रूह में कोई ऐसा दाग हो, हमारी रूह में अगर कोई कमी हो या कमजोरी हो, तो उस धब्बे को हम कैसे दूर करेंगे? अच्छा, ये जो लफ्ज़ परगेशन है, ये खास तौर पे हमें अपनी रूह की सफाई, हमें अपने अंदर की सफाई के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि हम अपनी रूह की सफाई चाहते हैं। तो ये लफ्ज़ हमें इशारा करता है कि शायरा खामोशी की दवाई के साथ या खामोशी के ब्रश के साथ या खामोशी के लिक्विड के साथ अपने अंदर की जो लंबे लंबे घूंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा देर खामोश रहेगी और अपने अंदर की सफाई करेगी। यानी डीपर मीनिंग्स में शराब पीना नए साल की आमद पे लोगों की वो एक्टिविटी का भी इशारा है। लेकिन शायरा क्या कह रही है? वो कह रही है मैं भी लंबे लंबे घूंट पीऊंगी, लेकिन मेरे लंबे घूंट जो है वो होंगे खामोशी के, ताकि मेरे अंदर की सफाई हो जाए, मेरे अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं वो दूर हो जाए। तो ये था इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन। सेकंड रेजोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो कहती है कि रिमेंबर ट्वाइस डेली हु एम आई, याद करूंगी 2 मरतबा दिन में कि मैं कौन हूं। माय डियर व्यूअर्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैं कौन हूं। अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर दुनिया में भेजे हैं, अल्लाह ने उनको कोई ना कोई जो है वो मौजूदाती नेमत से नवाजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियंस के प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं। तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि तुमने ये सोचना है कि तुम कौन हो। यहाँ से इस नज़म का एक रिलीजियस रेफरेंस भी हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि मैं कौन हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम पैगंबर और हर इंसान इस बारे में सोचता है, लेकिन मॉडर्न दौर में नए साल की आमद में तो कोई भी नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ। सब यही सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा ताल्लुक इस फील्ड से, यानी अपने ओहदे और मर्तबे और ताकत और हैसियत के लिहाज से लोग अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो है क्या, इंसान है क्या। कुरान पाक का फरमान है कि इंसान एक इंतहाई गलीस कतरे की पैदावार है, उससे उसकी तख्लीक हुई है। इसको याद करने से इंसान अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी रखता है। खैर वापस आते हैं। रिमेंबर ट्वाइस डेली हु एम आई, 2 मरतबा दिन में याद करूंगी कि मैं कौन हूँ। यानी कि मैं कौन हूँ से मुराद ये है कि ये अपने अंदर के लेवल को की पैमाइश करना चाह रही है, एक आला लगाना चाह रही है अपनी रूह के अंदर, अपने वजूद के अंदर, और महसूस करना चाह रही है कि अखलाकी तौर पर मेरी रूह का मेयार क्या है, उसका वजन कितना है, उसकी कीमत कितनी है और उसकी कदर कितनी है। यानी अपने रूहानी लेवल को वो दिन में 2 मरतबा सोचेगी कि वो कौन है और उसका लेवल क्या है। यानी मैं कौन हूँ, ये फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन है। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कहते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसका जरा गहराई में जाकर मुताला किया जाए तो हमें मुख्तलिफ उसके मीनिंग्स मिलते हैं उसके अंदर से। अच्छा, दूसरा उसका रेजोल्यूशन था मैं कौन हूँ, ये भी आपने देख लिया। पहला खामोशी, फिर दूसरा मैं कौन हूँ, तीसरा उसका रेजोल्यूशन पढ़ते हैं और देखते हैं इसके डीपर मीनिंग्स में और एपरेंट सतह पे, यानी सतह पे वो क्या बात करती है। कहती है कि विल लाई ओवर नाइट्स, रातों को पड़ी रहूंगी। अच्छा, किसमें? इन द बॉनी आर्म, हड्डियों वाले बाजू में। किसके? ऑफ रियलिटी, हकीकत के, सच के। एंड बी कंफर्टेड, और मुझे इत्मीनान मिल जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। आया अब इसकी डीपर मीनिंग्स देखते हैं। यहाँ से ये तो पता चल गया कि वो हकीकत के हड्डियों वाले बाजू में लेटेगी रातों को और अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन, अपनी जात की सफाई करेगी। अच्छा,
इसमें देखने वाली बात यह है कि विल लाई ओवर नाइट्स, रातों को पड़ी रहूंगी, इन द बॉनी आर्म्स ऑफ रियलिटी, सच के हड्डियों वाले बाजू, सच को हड्डियों वाले बाजू के साथ तशबीह क्यों दी है, ये बात काबिल गौर है। सच को हड्डियों वाले बाजू के साथ तशबीह इसलिए दी है कि सच जो है वो हड्डी की तरह सख्त होता है। इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी टफ टू स्पीक ट्रुथ, बिकॉज स्पीकिंग ट्रुथ इज ऑलवेज has always been a very tough habit, is a very tough job। ये आम बंदा हर वक्त सच नहीं बोल सकता, सच एक बड़ा कड़वा जहर है जिसको कोई पीता है। तो बॉनी आर्म्स, हड्डियों वाले बाजू किसके, हकीकत के। मसलन अगर मेरा बाजू है उसके ऊपर जो गोश्त है वो तो झूठ की मानद है, लेकिन हड्डी जो है वो सख्त है, तो यहाँ उसे सच को सख्ती यानी हड्डियों वाले बाजू के साथ मिलाने का मतलब है कि सच चूंकि सख्त होता है इसलिए उसने उसको बॉनी आर्म्स, हड्डियों वाले बाजू के साथ तशबीह दी है, ऑफ रियलिटी यानी हकीकत के और सच के। अच्छा, एक स्टैंप शायरा ने लगाई है इस नज़म के लास्ट 2 वर्ड्स में, यानी उसने तस्दीक कर दिया है कि ये बात वाकई सच है। क्या, जब मैं हड्डियों वाले बाजू हकीकत के मैं रातों को पड़ी रहूंगी और हकीकत को मानूंगी, चाहे मेरी जिंदगी में जैसी भी हकीकत हो उसको मैं हकीकत के अंदाज से ही डील करूंगी। यानी आप जानते हैं कि दौरे हाज़िर में इंसान जो है वो एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहता है, अपने ही ख्वाबों में, ख्वाहिशों में, हसरतों में वो गुम रहता है, उसकी ज़िंदगी तेज़ होने की वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। तो इतना वक्त किसके पास है कि कोई हकीकत के मुताबिक चले, जैसे हकीकत तलख और सख्त भी होती है। तो शायरा ने ये तीनों रेजोल्यूशंस बयान करने के बाद लास्ट इस नज़म के जो 2 वर्ड्स लिखे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तस्दीक, मोहर साबित की उसने, एंड बी कंफर्टेड। कंफर्टेड में आप देख सकते हैं उसने तीसरी फॉर्म लगाई हुई है वर्ब की, दैट मीन्स कि मुझे इत्मीनान मिल गया, मुझे सुकून मिल गया। किस चीज से? ये तीनों रेजोल्यूशंस करने से मैंने अपनी जिंदगी को सुकून और आराम में महसूस किया है, और यही चीज वो हमें भी एडवाइस कर रही है कि आप लोग भी नए साल की आमद पे इधर उधर की चीजें मत, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत कंसंट्रेट करें, कोशिश करें कंसंट्रेशन हो आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल लेवल आपकी अपनी ज़ात होती है, और यही ज़ात जो है आपने इस दुनिया के से सफ़र करने के बाद जब आगे जाना होता है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना होता है, तो आपकी रूह ही पेश होती है, और अगर रूह में दबे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो शायरा हमारी सॉरी फलाह और बेहतरी की बात कर रही है। अच्छा, ये लास्ट में मैंने एक वर्ड लिखा है, 2 वर्ड्स लिखे हैं, स्पिरिचुअल रेजोल्यूशंस। ये रूहानी मंसूबे हैं, रूहानी इरादे हैं शायरा के, जिनको वो कह रही है। और इस पोएम के ज़रिए माय डियर व्यूअर्स, शायरा ने हमें अपनी रूह की सफाई और ज़िंदगी की हकीकतों का, तलख हकीकतों का सामना करने की हिम्मत और खामोशी को, जो कि पैगम्बराना सिफ्त है, उसको अपनाने की, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में उसने ये सवाल तो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और डीप था कि मैं कौन हूँ, ये सोचा है। तो माय डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, पोएम छोटी है लेकिन बारीक है, गहरी पोएम थी। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पोएम के साथ आपके पास फिर वाला हाजिर होंगे। बी हैप्पी, ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।